आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक नई शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि जानते हो आप, हम लोग बाल्यावस्था के अंतर्गत मानव विकास की दो प्रमुख अवस्थाओं को पढ़ चुके हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज हम शुरू करेंगे बाल विकास के अंतर्गत मानव विकास की तीसरी अवस्था, जिसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर और क्रमशः जानने की कोशिश करते हैं कि किशोरावस्था क्या है। हमने कुछ चीजें पहले से मेंशन कर रखी हैं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना होने पाए और कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ और समझ सकें। यदि हम बात करें किशोरावस्था की, तो सबसे पहले आइए हम इसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अगर अर्थ की दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से और लिखते चलिएगा। एडोलसेंस, और ये जो एडोलसेंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से बना हुआ है। किससे? लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से। इस एडोल केयर का इंग्लिश में अर्थ होता है टू गो टू मैच्योरिटी, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसका अर्थ हमें मिलता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात हम इसके अर्थ के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि वह अवस्था जिसमें बालक या व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में वो बालक पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, जैसा कि हम सब लोग पहले से ही जानते हैं। तो इस अवस्था में वह बालक कहाँ जाता है? परिपक्वता की ओर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह एक ऐसी अवस्था है जो परिपक्वता की ओर बालक को ले जाती है। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक या बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। आप लोगों के साथ भी हुई होगी और हमारे साथ भी हुई है, क्योंकि जब हम किशोरावस्था में पदार्पण करते हैं तो ऐसी अवस्था में रहते हैं कि क्या बताया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। हम बालकों के साथ खेलने लायक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि जब हम अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमसे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, यानी कि हमारे अभिभावक, को कहते हैं नहीं नहीं चलो ये बच्चों का खेल है, इनको खेलने दो। और यदि हम थोड़े समय बाद बड़ों के साथ अगर बैठ जाएं, बड़े अगर बात कर रहे हो, तो वहां भी हमें ताना बोली सुनने को मिल ही जाता है आसानी से। कहते हैं चलो चलो, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि यहाँ बैठकर बात सुनो। तो इस अवस्था में जो मतलब किशोर होते हैं वो बहुत ही सामंजस्य, आप ऐसे कह सकते हो कि असमंजस की स्थिति में होते हैं, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न बच्चों के साथ खेल सकते हैं और न बड़ों के साथ उठ बैठ सकते हैं। तो यह अवस्था बड़ी ही उथल पुथल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक बहुत ही ये मान के चलिए कि क्रांतिकारी अवस्था में होता है या क्रांति काल का समय होता है। तो किशोरावस्था मानव विकास की वह अवस्था है जिसमें वह एक क्रांति काल में होता है। तो दोस्तों, यह मानव विकास की तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जो कि शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डिक्टो आते हैं, तो पूरी क्लास को ध्यान से पढ़िए और समझिए, यहाँ से आपको नंबर आवश्यक रूप से मिल ही जाएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें कि इसकी आयु सीमा क्या होती है, तो 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है, यही किशोरावस्था के अंतर्गत आने वाली वो आयु होती है। अब सामान्य रूप से अगर हम देखें तो कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था की होती है। इसके बाद अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने कहा है कि 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह किशोरावस्था की होती है। यानी कि थोड़ा सा आप लोग और ध्यान दे लीजिए, अगर 12 से 18 की बात करें तो भी हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, और यदि 10 से
19 वर्ष की बात की जाए तो भी हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। इसकी मान्यता WHO ने दिया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि 10 से लेकर 19 वर्ष तक की जो अवस्था है वह क्या है, किशोरावस्था है। अब आइए हम लोग इसके उपनामों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यानी कि किशोरावस्था के कुछ उपनाम हमने यहाँ क्रम से लिख दिया है ऊपर से नीचे की ओर। ये हैं उपनाम। किसके उपनाम है, किशोरावस्था के उपनाम। देखिए सबसे पहले क्रांतिकाल, यानी कि हम किशोरावस्था को क्रांतिकाल के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिकाल क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बहुत ही उथल पुथल की अवस्था में रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा ही थोड़ा सा वो डगमगाया सा रहता है। फिर है संक्रांति काल। संक्रांति काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था समाप्त होती है और प्रौढ़ावस्था आरंभ होता है, उसके बीच का काल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है संक्रांति काल। फिर है बसंत काल। बसंत काल हम इसको इसलिए कहते हैं, जैसे अगर हम बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को त्यागते हैं, यानी कि पतझड़ होता है और उनमें नई कपोले आती हैं, पूरा हरा भरा नई पत्तियां और नए फल फूल आते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मानव जीवन में देखें तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक शारीरिक रूप से थोड़ा सा विकास की ओर अग्रसर होता है, उसमें सुंदरता, तेज निखार और जो उसके कद काठी की बात है वो बहुत ही सुडौल और सुंदर हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बसंत काल। फिर टीन एजर, यानी कि जो किशोरावस्था है वो टीन एजर होती है। टीन एजर मतलब ये 13 से शुरू होती है 19 तक, यानी कि 13, 14, 15 से लेकर 19 तक चलती है, इसलिए इसको कहा जाता है टीन एजर। फिर है उलझन की अवस्था। किशोरावस्था को उलझन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि बालक बहुत ही उलझन में रहता है। वह पूरी तरह से कभी माँ बाप से परेशान, कभी स्कूल से परेशान, कभी दोस्तों से परेशान, कभी अपने गतिविधियों से परेशान, तो हमेशा वह उलझन की ही अवस्था में रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है उलझन की अवस्था। फिर है दुखी अवस्था। अब दुखी अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको चिंता होती है कि अब भाई हम बड़े हो रहे हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम कब तक दूसरों पर आश्रित रहेंगे, इस प्रकार की कई बातें सोचता रहता है और मन ही मन दुखी रहता है। फिर है स्वर्णकाल। अब देखो किशोरावस्था को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का चतुर्दिक विकास होता है, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, ये 4 विकास प्रमुख रूप से होते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर है सुखद अवस्था। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? सुखद अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? हमेशा जो किशोर होता है वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की कोशिश करता है, सिनेमा देखता है, अपने मनपसंद खेल खेलता है, चलचित्र में और घूमने फिरने में, फिर नए नए दोस्त बनाने में, और फिर विपरीत दोस्त यानी कि विपरीत सेक्स, यानी कि लड़का है तो लड़कियों से, लड़की है तो लड़कों से मित्रता करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए इसको सुखद अवस्था कहते हैं। घूमने फिरने, मौज मस्ती, एंजॉय करने में उसको ज्यादा आनंद आता है। फिर है संधिकाल। संधिकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये संक्रांति काल है, तो इसमें भी संधिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 2 अवस्थाओं यानी कि बाल्यावस्था और किशोर और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने का काम करती है, दोनों के बीच की एक अवस्था है, इसलिए इसको संधिकाल कहा जाता है। फिर है क्रांतिकारियों झंझावात। किशोरावस्था में बालक बहुत ही निर्भीक, निडर, या आप ऐसे कह सकते हो कि हमेशा उतावला और एकदम से जल्दबाजी में रहता है। उसके अंदर एकदम से वीर पूजा की भावना आ जाती है, वो अपने वर्चस्व को बनाने में, दिखाने में मतलब इस हद तक चला जाता है कि कभी कभी वह अपराध भी कर सकता है और कभी कभी वह किसी का दास भी बन सकता है, यानी कि जिसने मतलब बालक ने जिसको आदर्श मान लिया तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है
है ना। तो इसलिए उसके मन में वीर पूजा की भावना आ जाती है और वह अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम भी कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्रांतिकारियों झंझावत की अवस्था। फिर है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बालक संवेगात्मक रूप से बहुत ही मतलब गड़बड़ अवस्था में होता है, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि संवेगों पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता है और बहुत अधिक मात्रा में उसमें संवेगात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे यदि हम शैशवावस्था में किसी बालक से खिलौने को छीने तो रोएगा, है ना, क्योंकि उसमें बस रोने की संवेगात्मक क्षमता है, रोएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम बाल्यावस्था में उसके चीजों को छीने तब क्या करेगा? वो दुख प्रकट करेगा, क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा दिखाएगा। लेकिन अगर हम किशोरावस्था में किसी किशोर के मनपसंद चीज को छीने या हड़पने की कोशिश करें तो वह प्रयास आवश्यक रूप से करेगा कि हम आपको ये चीज देंगे नहीं, है ना। तो उसमें बहुत तेज गुस्सा आएगा, वो ताकत लगाएगा, आपको डराएगा, आपसे लड़ाई करेगा, इसलिए इसको कहा जाता है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। फिर है ख्वाब की अवस्था, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि दबाव, तनाव और ख्वाब की अवस्था। तो शैशवावस्था में बालक हमेशा, आप कह सकते हो कि बालक दिवा स्वप्न में होता है, वो दिन में सपने देखता रहता है, उसको मतलब सही और यथार्थ का कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो हमेशा मतलब ऐसी कल्पनाएं करता है जैसे कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा। तो इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है ख्वाब की अवस्था। तो अगर हम किशोरावस्था के उपनामों की बात करें तो ये 10 से 12 उपनाम मैंने लिखे हैं जिनको हम किशोरावस्था के उपनाम के रूप में जानते हैं। तो हमने अर्थ पढ़ा अब तक, उसके बाद किशोरावस्था के उपनामों को जाना। अब आइए हम जानते हैं किशोरावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं, या आप ऐसे कह सकते हो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए स्टेटमेंट जो किशोरावस्था को परिभाषित करते हैं या प्रमाणित करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 पे हमने लिखा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। या पहला ही स्टेटमेंट, पहला ही कथन जो किशोरावस्था को परिभाषित करता है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था बहुत ही दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो यहीं से आप लोग नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा, 1 नंबर आपको ये स्टेटमेंट दिलवाएगा। देखो किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि इन्होंने 4 बातों पर फोकस किया है। क्या कहा है? दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। कौन? किशोरावस्था। अब देखो 4 बातों पर इन्होंने फोकस किया और इनके नाम के अगर हम अक्षरों की बात करें तो स्टैनले, हाल को छोड़ दीजिए, स्टैनले, है ना, स्टैनले हॉल ने कहा है। क्या कहा है? कहा कि दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह कथन किसने कहा है। फिर देखो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। किसने दिया? रास ने। क्या कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि जिस प्रकार से शैशवावस्था में तीव्र वृद्धि होती है शारीरिक और मानसिक गुणों की बालक की, ठीक उसी प्रकार से तीव्र विकास किशोरावस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक थोड़ा सा धीमा विकास करता है। तो रास महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। भाई जर्सील्ड महोदय का यह कथन भी बहुत अच्छा है। क्या कहा इन्होंने? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति यानी कि बालक जो विकास की ओर बढ़ रहा है वह बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। भाई बाल्यावस्था के बाद वो धीरे धीरे परिपक्व होगा और प्रौढ़ावस्था की ओर चला जाएगा। फिर चौथा स्टेटमेंट है किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यकाल से प्रेरित होती है और प्रौढ़ावस्था में विलीन हो जाती है। क्या कहा है इसमें? किशोरावस्था वह अवस्था है जो बाल्यकाल से प्रेरित होती है और प्रौढ़ावस्था में विलीन हो जाती है, यानी कि चलती है कहां से? बाल्यावस्था से, और प्रौढ़ावस्था आने तक समाप्त हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में ही
खो जाती है। ये कहा गया है स्टेनन महोदय ने कहा, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टेनन, इन्होंने ये बात कही है। फिर देखो, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, क्योंकि उपनामों से ही स्पष्ट हो गया कि बालक ऐसी अवस्था में अपराध जरूर करेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से समझदार नहीं होता है, वो डरा रहता है, भयभीत रहता है, कितने भी मतलब अच्छे से उसको समझाया बताया जाए लेकिन कहीं ना कहीं अपराध कर ही देता है। इसलिए वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने। और वैसे भी आप सबको याद होगा कि वैलेंटाइन के दिन क्या होता है, वैलेंटाइन वाले दिन भी लोग अपराध की कोशिश करते हैं। तो आपको ये बात, ये लाइन वैलेंटाइन से पकड़ के रखना है। क्या कहा गया है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, किसने कहा? वैलेंटाइन। जिस प्रकार से 14 फरवरी को हम सब लोग अपने अपने समय में कुछ हरकतें करते हैं, प्रेम पत्र वगैरह लिखते देते हैं अपने मित्र को, ठीक, वो एक अपराध की ही श्रेणी होती है सामाजिक दृष्टिकोण से, है ना। हमें तो लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो अनैतिक कृत्य है। तो आपको इस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए वैलेंटाइन महोदय का सहारा लेना पड़ेगा। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, वैलेंटाइन का कथन है। फिर नंबर 6 पे हमने लिखा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया है सेम यही लाइन कि किसने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, किलपैट्रिक, और कहा क्या है? कठिन काल। तो क से कठिन और क से किलपैट्रिक, तो कठिन काल किशोरावस्था को किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने कहा। फिर आखिरी स्टेटमेंट है, किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था में विलीन हो जाता है। देखो भाई, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किशोरावस्था क्या है? मानव विकास की तीसरी अवस्था है, यानी कि शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। उसी चीज को ध्यान में रखकर ब्लेयर और जोन्स तथा सिम्पसन महोदय ने यह परिभाषा दे दी, ये कथन कह दिया कि किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत, यानी कि बाल्यावस्था समाप्त हुआ, अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था में विलीन हो जाता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था जब आती है तब यह हो जाता है समाप्त। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अपनी क्लास में किशोरावस्था को जानने की कोशिश की है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसके उपनाम कौन कौन से हैं, और किशोरावस्था से संबंधित कुछ स्टेटमेंट जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इस पूरी क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में।